Hello everyone, welcome to the Summer Internship Program 2020. This is Architect Pankaj Sharma. आई होप आप लोग इस समर इंटर्नशिप के थ्रू काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, नए चीज़ें सीख रहे होंगे, नए कमांड सीख रहे होंगे ऑटोकैड में और उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं आर्किटेक्चरल फील्ड में। जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर आपने सीखा कि हम कैसे सिविल प्लान्स बनाते हैं, मार्किंग प्लान्स बनाते हैं, उनमें ग्रिड कैसे डालते हैं, कॉलम प्लेसिंग कैसे करते हैं और डोर विंडो शेड्यूल कैसे बनाते हैं। अब इसका जो बिल्डिंग है उसका एक मेजर पार्ट होता है स्टेयरकेस। तो अब हम आज देखेंगे कि स्टेयरकेस को कैसे डिजाइन करते हैं, स्टेयरकेस डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है और स्टेयरकेस कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है। तो जब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर में मूवमेंट की, तो मेजरली दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। एक होता है वर्टिकल मूवमेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हम जो डेली बेसिस पे प्लान्स में और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करते हैं उसको कहते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, पेसिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो जहाँ पे हम वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं, वर्टिकल मूवमेंट में हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं स्टेयर्स का, लिफ्ट्स का, एस्केलेटर्स का और रैम्प्स का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के पार्ट में हम स्टेयरकेस के बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्टेयरकेस 3 से 4 टाइप की होती है, क्लासिफाइड टू देयर बिल्ट, जो कि उसके बनने के तरीके से या उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि पहला आता है स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयरकेस, जिसमें 2 लैंडिंग्स होती हैं और बाकी जितने भी सिंगल फ्लाइट होती है। दूसरा आता है आपका डबल लैंडिंग स्टेयरकेस। तीसरा आता है हमारा डॉग लेग स्टेयरकेस। डॉग लेग इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 लैंडिंग्स होती हैं और जो मिडिल लैंडिंग होती है उससे जो स्टेयरकेस है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। फिर इसी का एक अपर अपग्रेडेड वर्जन होता है कंटिन्यूअस स्टेयरकेस, जो कि कर्व्ड होती है। इसमें कोई बीच में लैंडिंग नहीं होती है, लेकिन ये डॉगलेग की तरह कंटिन्यूअस होती है। फिर आता है स्पाइरल स्टेयरकेस, जो कि एक एक्सिस पे हमारा स्पाइरल मूव करती है। फिर एक आती है बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। इसके अंदर जो स्टेयरकेस है उस वो बाइफरकेट हो जाती है 2 अलग अलग पार्ट में। फिर स्टार्टिंग एक से होती है लेकिन वो वापस 2 अलग अलग डायरेक्शंस में बाइफरकेट हो जाती है और इसमें एक मिडल जो लैंडिंग होती है वो कॉमन लैंडिंग क्रिएट हो जाती है। हम स्टेयरकेस की क्लासिफिकेशन को उसके मटेरियल वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आरसीसी स्टेयरकेस, मेटल स्टेयरकेस, वुडन स्टेयरकेस। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो है इसमें मेटल एंड वुड का कॉम्बिनेशन है। एक मेन बीम चला के उसके ऊपर जो स्टेप्स हैं वो सारे वुडन के आ गए हैं। बाइफरकेटेड स्टेयरकेस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, जो पुरानी बावड़ी बनती थी, जो स्टेप वेल्स जिसको कहते हैं, जो पानी कलेक्ट करने के लिए बनाई जाती थी, उसके अंदर जो स्टेयरकेस का जो पैटर्न यूज होता था वो बाइफरकेटेड स्टेयरकेस पैटर्न यूज होता था। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बाइफरकेटेड स्टेयरकेस का। फिर आती है आपके सीजर स्टेयरकेस। इस टाइप की स्टेयरकेसेस बहुत ही रेयर मिलेगी आपको, क्योंकि ये जनरली वहां यूज होती है जहां पे आपको डिजाइन एलिमेंट की तरह स्टेयरकेस को दिखाना होता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख पाएंगे। इसमें ये 2 स्टेयरकेस यूज हो रही हैं एक ही जगह पे जाने के लिए, जिनकी जो फाइनल लैंडिंग है, जो अपर लैंडिंग है वो कॉमन है और जो लोअर लैंडिंग है वो भी कॉमन है। फिर ये जो इमेज है ये है आपकी कास्ट इन प्लेस कंक्रीट के स्टेयरकेस का। इसको फोल्डेड स्लैब कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये आप आगे जब एडवांस इसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें आप ये सब चीजें सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये एक डायग्राम है जिसके अंदर बेसिक आपको आइडिया मिल जाता है कि लैंडिंग्स, 2 लैंडिंग्स हैं, ट्रेड है, राइजर है, मतलब स्टेयरकेस क्या कैसा होता है और कैसे काम करता है, इसको अपन कैसे शो करेंगे ड्राइंग में। ये इससे एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाता है। तो जो आपका पहला ट्रेड होता है उसके इस पॉइंट से और ऊपर के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, जो वर्ड आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं टोटल ट्रेड। और जो वर्टिकल जो लैंडिंग, 2 लैंडिंग से बीच में डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं टोटल स्टेयर राइज। इसमें 2 कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है राइजर, एक होता है ट्रेड। ट्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं, जो जहाँ जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, जो वर्टिकल सरफेस होती है उसे हम राइजर कहते हैं।
इस ड्राइंग में आप एक चीज और नोट करेंगे कि जो ट्रेड है वो राइजर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये जो थोड़ा सा जो बाहर निकला हुआ है, इस पार्ट को नोजिंग कहते हैं। ये आपकी स्टेयरकेस की लुक को भी अच्छा करता है, और इससे आपका जो ट्रेड है, आपको ट्रेड की विड्थ भी पूरी मिल जाती है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो हमने पिछली बार पूरा प्लान बनाया था। इस प्लान में हमने बीम्स मार्क कर दिए थे, कॉलम्स मार्क कर दिए थे, ग्रिड्स हमने बना ली थी, और इसमें हमने बेसिक डायमेंशनिंग कर ली थी। अब इसमें आता है स्टेयरकेस का पार्ट। तो स्टेयरकेस के लिए जो मैंने प्लान किया था इसके अंदर, वो मैंने ये एरिया स्टेयरकेस के लिए प्लान किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने सामने की साइड में जहाँ मेरी लैंडिंग आएगी वहाँ मैंने एक विंडो भी छोड़ी है, ताकि मेरे यहाँ पे लाइट वेंट अच्छे से हो पाए। अब इसमें मेन जो बात आती है कि हम इसमें डिज़ाइन कैसे करें। तो जनरली दो तीन चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होती है स्टेयरकेस के लिए। जैसे कि पहला तो हम किस टाइप की स्टेयरकेस यहाँ डाल रहे हैं। दूसरा कि जो प्लान हम बना रहे हैं स्टेयरकेस का, वो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और तीसरा हम जो देखेंगे इसमें, वो हम देखेंगे कुछ टिप्स जो वास्तु के हम यूज़ करेंगे स्टेयरकेस डिजाइनिंग के लिए। हमारे जो रेजिडेंस की जो एंट्रेंस है, वो मेन एंट्रेंस हमारी इस वेस्टिब्यूल में आती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये एक जो वेस्टिब्यूल है, इसकी जो मेन एंट्रेंस है, हम यहाँ पे एक लैंडिंग प्रोवाइड करें। उसके बाद में हम स्टेयरकेस को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर इसमें यहाँ पे लैंडिंग देता हूँ 3.5 फीट की, मैंने ऑफसेट कमांड यूज़ करके यहाँ पे एक लैंडिंग क्रिएट कर दी है। आप पूछेंगे कि मैंने 3.5 फीट क्यों लिया है। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो स्टेयर के लिए जो मुझे विड्थ मिलती है, वो मुझे यहाँ पे अभी 7 फीट मिल रही है। तो 7 फीट अगर मुझे यहाँ पे मिल रही है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 3.5 फीट 3.5 फीट। उससे जो मेरा स्टेयर केस है, वो एक अच्छा वाइड ओपनिंग के साथ मुझे प्रोवाइड हो जाएगा। अब मैं इसमें सेंटर लाइन मार्क कर देता हूँ। जब भी हम स्टेयरकेस डिजाइन करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको क्लॉकवाइज रोटेट करें। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है कि जैसे घड़ी का हमारा जो काटा होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, मतलब कि आपका लेफ्ट टू राइट जाता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको भी लेफ्ट टू राइट ही घुमाएं। क्लॉकवाइज मूव करना कन्वीनियंट माना जाता है स्टेयरकेस के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग राइट हैंडेड होते हैं और उनको इजी अप्रोचेबल होता है हैंड रेल, जो कि राइट हैंड साइड में हमें इसमें मिल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे एक लैंडिंग क्रिएट कर ली है। अब मैं यहाँ पे इसको स्टेप्स बनाना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे हमने बात किया था कि ट्रेड्स और राइजर के बारे में, तो हम इसके अंदर अभी ट्रेड्स, क्योंकि हम प्लान में देख रहे हैं, तो हम इसमें ट्रेड हम क्रिएट करेंगे। हम ट्रेड जो क्रिएट करेंगे उसके वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। हम जो ट्रेड्स क्रिएट करेंगे उसमें हम एक प्रिंसिपल यूज करेंगे जो कि थंब रूल होता है, और ये वास्तु में भी माना जाता है कि जब भी हम कोई स्टेयर बनाए, तो दो लैंडिंग्स के बीच में जो हमारी मैक्सिमम ट्रेड्स आए, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स 21 या 19 या 17, दैट मीन्स कि वो एक ऑड नंबर होना चाहिए, वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो वास्तु के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर 21, 17 या 19 जैसी ऑड नंबर्स रखते हैं ट्रेड के। इसका एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि जब भी आप स्टेयर पे चढ़ते हैं, किसी भी स्टेयर पे चढ़ते हैं, तो आपका सब कॉन्शियसली आप उस पे पहले अपना राइट फीट अपना आगे रखते हैं। पहले स्टेप पे आप पहले राइट फीट से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप लैंडिंग में, टॉप लैंडिंग में आप पहुंचते हैं, तो ऊपर पहुंचने के बाद में आपका जो राइट फुट होता है, वही आपका उस लैंडिंग पे आता है। तो अब जो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं 12 इंच का ट्रेड ले रहा हूँ। और 12 इंच का ट्रेड जो है वो बेस्ट माना जाता है। आप, ये थंब रूल है कि स्टैंडर्ड में आप 12 इंच का ही ट्रेड लें। अगर आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो हम इसमें 10 इंच का ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन 10 इंच से नीचे नहीं लेना है, क्योंकि 10 इंच आपका जो फुट है वो उस पर आ नहीं पाएगा, और फिर आपको अनकंफर्टेबल होगा स्टेयर चढ़ने में। दूसरा एक ये भी है कि आप जो स्टेयर, जो आप ट्रेड डिवाइड कर रहे हैं, और जो आप ट्रेड का आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे 21 ट्रेड्स लेने हैं या 19 ट्रेड्स लेने हैं, उसमें आप ये भी देख के चलिए कि आपको जो फ्लोर हाइट है वो अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें हम नीचे लैंडिंग से, हम फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग पे जा रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर की लैंडिंग से हम फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग पे जा रहे हैं। जब हम ग्राउंड फ्लोर की लैंडिंग से फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब से
फर्स्ट फ्लोर की स्लैब तक टच करेंगे। तो हम एक बेसिक एक सेक्शन बना लेते हैं जिसमें हम अपनी हाइट मेंशन कर लेते हैं, जो हमने ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की स्लैब हाइट हम ले रहे हैं इस वाले प्लान में। जो स्टैंडर्ड हाइट हम लेते हैं दो स्लैब्स के बीच में, वो हम करीबन 10.5 फीट के करीब लेते हैं। 10.5 फीट स्लैब हाइट लेने का जो रीजन है वो ये है कि आपका जो 6 इंच है वो आपकी स्लैब में चला जाता है। आपका 1 फीट जो बीम की डेप्थ आती है, फिर आपको उसके नीचे पूरी क्लियर 9 फीट मिलती है, जो कि बहुत अच्छी एक हाइट हो जाती है एक हैबिटेबल स्पेस के लिए, और थोड़ा सा लग्जरियस भी आता है। अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो उसको आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जो स्पेसिस है वो बहुत दबी हुई दिखाई देती है, जैसे कि पुराने घरों में होती थी। वहाँ स्लैब हाइट जो है वो थोड़ा नीचे लिया जाता था। आजकल जो स्टैंडर्ड चल रहा है स्लैब हाइट का, वो हम 10.5 फीट से 11 फीट 12 फीट भी रखते हैं, और हम 9 फीट 9.5 फीट तक भी ले जाते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं जो स्लैब हाइट है वो मैं 10.5 फीट रखता हूँ। तो ये जो मेरा है ये मेरा ग्राउंड फ्लोर की फिनिश फ्लोर लेवल है, और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल है। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें कितने स्टेप्स चाहिए इसमें ऊपर तक पहुंचने के लिए। तो हम इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमारा कितने राइजर्स इसमें हमें चाहिए। तो राइजर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो टोटल लेंथ है, जो टोटल राइजर है हमारा, वो है 10 फुट 6 इंच का, और हमने लेने हैं 6 इंच का एक राइजर जो कि स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास में कितने यहाँ पे राइजर आएंगे वो आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं अगर ऑटो कैड में ही कैलकुलेटर खोलता हूँ तो कैलकुलेटर करके आपका एक ऑटो कैड में कमांड है जिस CAL, जिसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे नीचे, यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया है मेरा, ये मुझसे एक्सप्रेशन मांग रहा है कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। तो मैं इसमें 10.5 डिवाइडेड बाय 0.5 कर दूंगा, क्योंकि 0.5 इज माई हाफ फीट, और 10.5 मतलब 10.5 फीट। तो हमेशा 0.5 में ही लेके चलेंगे। तो मैं इसे अगर 0.5 में करता हूँ तो मुझे जो इसका वैल्यू मिलती है वो आते हैं 21। मतलब मेरे को 21 स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, राइजेस लेने पड़ेंगे इसमें ऊपर तक आने के लिए। मान लीजिए कि अगर आपके 21 राइजर्स यहाँ पे पूरे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसे 19 कर देंगे। लेकिन जैसे हम इसे 19 करेंगे तो हमारी जो राइजर का हाइट है वो बढ़ जाएगी। अब इसको करने के लिए आज एक नई कमांड मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन खींची है, इस लाइन को मुझे 21 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस लाइन को मुझे 21 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे जो राइजर्स चाहिए वो 21 राइजर्स चाहिए इस लैंडिंग से इस लैंडिंग तक पहुंचने के लिए। तो इसके लिए एक कमांड यूज होता है DIV, डिवाइड कमांड। तो जब आप DIV एंटर करते हैं तो ये आपको पूछता है कि सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी डिवाइडेड। मैंने यहाँ पे ये लाइन डिवाइड के लिए सिलेक्ट कर ली है। अब ये मुझसे पूछेगा नंबर ऑफ सेगमेंट्स, आप जितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते हैं लाइन को। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरे 21 राइजर्स है, तो मैं 21 यहाँ पे डाल के एंटर करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे छोटे 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 पॉइंट्स मेरे को मिल जाएंगे, जो कि इस पूरी लाइन को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि आप ये जो पॉइंट्स है ये हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं, बहुत छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इनको विजिबल कैसे किया जाए? तो इसका एक अच्छा तरीका है, जब आप फॉर्मेट में जाएंगे, इसमें यहाँ पे आपको पॉइंट स्टाइल करके एक डायलॉग मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट स्टाइल मिल जाता है। अभी जो पॉइंट स्टाइल है वो बिल्कुल पॉइंट की तरह ही है, तो इसलिए हम इसे परसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें हम अलग अलग टाइप से उसको डाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं इसको ये वाला ले लेता हूँ, मेरे को ये वाला थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि ये बाकी ज्योमेट्री के साथ में मर्ज नहीं करता जल्दी से। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ देखेंगे आप पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज इज 5%। 5% ऑफ द स्क्रीन रेशियो, या आपका जो स्क्रीन में स्केल है उसका 5% पे ही ये हमेशा रहेगा। अगर मैं इसको सेट इन एब्सोल्यूट वैल्यू कर दूंगा तो जितना मैं इसमें एक वैल्यू डाल दूंगा तो वो हमेशा उसी वैल्यू पे रहेगा, चाहे वो 6 इंच हो, चाहे वो 7 इंच हो, चाहे 10 इंच हो। अभी हम इसे रिलेटेड टू स्क्रीन कर लेंगे। तो 5% में अगर इसे रिलेटेड टू स्क्रीन करके ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी ये जो स्क्रीन रेशियो था इस पे ये सारे 5% में इतने आ गए हैं। लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि मेरे बहुत सारी लाइंस एक साथ दिखाई दे रही हैं। तो इसको अगर मुझे छोटा करना है तो बेस्ट तरीका है, आप जूम करिए, थोड़ा सा ज़्यादा जूम करिए, और जब आप थोड़ा इस पे आ जाए तो आपको रीजनरेट करना है। तो RE रीजनरेट करके आप इसको सारे पॉइंट्स जो है वो इस स्क्रीन साइज में 5% के स्केल पे आ जाएंगे।
अब ये हमेशा इसी स्केल पे रहेंगे जब तक आप रीजनरेट नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर मैं इसे पूरे स्केल पे लेके आता हूँ, पूरे स्क्रीन पे लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे रीजनरेट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत बड़े हो गए हैं, जो कि बाद में इश्यू क्रिएट करेंगे। इसलिए हम इसे जूम करके रीजनरेट करके छोटा कर लेते हैं। अब बात आती है हमारे इसमें पॉइंट्स डालने की। तो जैसे कि हमने ये राइजर हमारे पास में आ गए हैं, तो अब हमें ट्रेड चाहिए। ट्रेड जो है हमारे, हम यहाँ पे 1 फीट का ले रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं 1 फीट के ऑफसेट मान लेता हूँ, अब ये देखोगे आप, मेरे ये जो सरफेस है, ये मेरी पहले ट्रेड की सरफेस है, और ये जो लाइन है ये मेरे पहला राइजर है। तो अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 × 2, मतलब कि 16 मेरे पास में राइजर्स आ चुके हैं। और ये 17 मेरे पास में ये वाला राइजर मेरे को यहाँ मिल जाता है, जो कि इस लैंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन मेरे को अभी इसमें कमी लग रही है, क्योंकि मेरे को इसमें एक राइजर कम पड़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये मेरे को 2 राइजर्स, मेरे को यहाँ पे एक राइजर और मेरा बढ़ गया। तो मेरा जो स्टेयर है वो मैं यहाँ से स्टार्ट होके, आप घूम के यहाँ पे इस राइजर के बाद में ये आपकी लैंडिंग पे ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी मेरे को यहाँ पे 18 राइजर्स मिले हैं, जो कि मुझे कम है, मेरे को चाहिए 21 राइजर्स। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो ट्रेड है वो हम मिनिमम 3 फीट रखते हैं, और उसको हम कितना भी बाद में बढ़ा सकते हैं, इसको छोटा नहीं करते इससे। और अभी हमारे पास में जो ट्रेड है वो हमें 3.5 फीट मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पे भी जो लैंडिंग है वो भी हमें 3.5 फीट छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड भी हमारा 3.5 फीट का होना चाहिए। तो जैसे कि हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है 3.5 फीट पे टोटल स्पेस नहीं मिल रहा है, तो हम इसको 3 फीट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको दोनों साइड से 6-6 इंच कम कर दूंगा, जिससे कि मेरा जो स्टेयर है, मुझे एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाए। और यही अगर मैं राइजर को आगे बढ़ाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे पहले जहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप मेरे पास में राइजर्स आ रहे थे, वहां पे मेरे पास में अब 4 राइजर्स आ रहे हैं। तो अब एक बार यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास में कितने टोटल राइजर्स हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि मेरे पास में यहाँ पे 20 राइजर्स मेरे पास में टोटल आ गए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, कि हम जब भी राइजर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उसका एक थंब रूल लेके चलते हैं कि या तो वो 19 हो, 21 हो, या 17 हो। अभी यहाँ पे हमें 20 राइजर्स मिल रहे हैं, तो हम 21 अगर इसे करते हैं, तो हमारे पास में ट्रेड की स्पेस नहीं है, हम ट्रेड नहीं डाल पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे एक राइजर हम यहाँ से हम कम कर देंगे। इसको यहाँ से कम करने का जो डिसीजन मैंने लिया, उससे एक चीज का और फायदा हो गया कि हमें ये जो डोर है जब ये खुलेगा तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस ज्यादा मिलेगी, यहाँ स्टैंडिंग स्पेस मिल जाएगी मुझे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ राइजर्स है वो 19 हो गए हैं। अब इस 19 राइजर में आप बोलेंगे ये बीच की जो स्पेस है उसका क्या हुआ, तो हम इस स्पेस को बोलते हैं स्टेयर वेल। इसमें क्या होगा कि जो आपके राइजर है, वो यहाँ से, जो आपका स्टेयर है वो यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आपको इसके एक लैंडिंग मिल रही है, और यहाँ पे आके आपको एक दूसरी लैंडिंग मिल रही है। लेकिन जो बीच में जो एरिया है ये आपका एक खाली जगह मिल जाएगी, जो कि ओपन होगी। इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, इसमें जो कि ओपन होगी, और इसमें कोई स्लैब नहीं होगी। इसको कहते हैं हम स्टेयर वेल। ये थ्रू एंड थ्रू आपका पूरे स्टेयर केस में इक्विवेलेंट चलता है। और इसको देने का एक रीजन, अच्छा रीजन और ये भी है कि आपका जो एयर वेंटिलेशन है वो यहाँ पे अच्छा हो जाता है। प्लस आप जब इस स्टेयर पे मूव करते हैं तो आपको दूसरी जो स्टेयर है वो एकदम पास में नहीं होती है, तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट का स्पेस भी मिलता है। इसमें एक चीज आप और नोट कीजिएगा, क्योंकि हम ये प्लान बना रहे हैं, तो प्लान में जनरली क्या होता है कि हमारा जो प्लान है वो एक लेवल से कटता है। मतलब आपको जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम प्लान बनाएंगे, प्लान को विजुअलाइज कैसे किया जाए। प्लान को विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसको एज अ सेक्शन ट्रीट करें, उसको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सेक्शन ट्रीट करें हम अपने एक आई लेवल से या उससे विंडो के सेंटर लेवल से। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज नहीं कट रही होती है, जो कि ऊपर होती है, वो हमें एलिवेशन या फिर डॉटेड में दिखाई देती है। तो इसमें हमारे पास में जो स्टेयर्स हैं, इसमें जब हम
तो इसमें जो हमारे पास में स्टेयर्स है उसमें भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। इसमें जो चीजें जिस लेवल तक इसमें जिस लेवल तक हमारी स्टेयरकेस नहीं कट रही है वो हमारी हमेशा सॉलिड लाइंस होंगी। लेकिन उसके बाद में जो ऊपर वाली जो स्टेयर कट चुकी है, जो हमें इस प्लान सेक्शन लाइन के ऊपर नहीं दिख रही है, वो सारी हम डॉटेड में डाल देंगे। उसके लिए पहले मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको पहले मैं यहाँ पे डैश करके एक लाइन टाइप दे देता हूँ। अब देखेंगे कि ये लाइन टाइप स्केल भी बहुत छोटा है, तो इसको मैं यहाँ से बड़ा करके इसकी जो लाइन टाइप स्केल है मैं उसे 5 का दे देता हूँ। एक चीज इसमें आप और नोटिस कीजिएगा कि जब हम मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहे होते हैं और मल्टीपल लाइन टाइप स्केल के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही लाइन टाइप को दो अलग अलग जगह पे यूज कर रहे होते हैं अलग अलग चीजें इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मेरी ये लाइन जो है वो बीम की लाइन है और यहाँ पे मेरी स्टेयर की लाइन है, लेकिन मैंने क्योंकि इन दोनों का स्केल सेम रखा हुआ है तो अब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सी लाइन मेरी बीम की है और कौन सी मेरी स्टेयर की है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस जो स्टेयर केस की जो लाइन वेट है उसका जो लाइन टाइप स्केल है हम वो बढ़ा देंगे और उसको मैं यहाँ पे बढ़ा के इसे डबल कर दूंगा, ताकि आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाए कि हाँ ये मेरी बीम की लाइन है और ये मेरी स्टेयर की लाइन है। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको मैच प्रॉपर्टीज कर देता हूँ इन सारे लाइंस को मैं हिडन करने के लिए, क्योंकि ये सारी जो राइजर्स हैं ये ऊपर चले गए हैं, ये हिडन हो गए हैं, सेक्शन लाइन से ऊपर हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे क्योंकि मैंने एक कंटिन्यूस लाइन ली थी, तो कंटिन्यूस लाइन लेने के चक्कर में मेरे जो डॉटेड लाइन जो मेरे जो सॉलिड लाइंस आनी थी वो भी डॉटेड में आ गई हैं। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए एक कमांड होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेक कमांड। ये क्या करता है कि आपकी कोई भी एक लाइन होती है उसको ये पॉइंट में आपको जहां से ब्रेक करना है उसको वो वहां से ब्रेक करके दो अलग अलग एंटिटीज बना देता है। तो इसको यूज करने के लिए BR एंटर करके मैं ब्रेक कमांड को इनिशिएट करूंगा और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और दूसरा पॉइंट मैं स्पेसिफाई करूंगा कि कहाँ पे मेरे को वो ब्रेक चाहिए, कितना बड़ा मुझे वो ब्रेक चाहिए। तो मैं आप देख सकेंगे मैं यहाँ पे जब ये मूव करता हूँ तो ये उतना बड़ा मेरे को ब्रेक यहाँ पे दे देगा। तो मैं बेसिकली अभी इसको इतना कर लेता हूँ ताकि ये मेरे को दो अलग अलग एंटिटीज मिल जाएं और फिलेट कमांड से मैं इसको फिलेट कर लेता हूँ दोनों को एजिस को। आप देखेंगे कि ये और ये दोनों अलग हो गई है और ये एंटिटी अलग हो गई है, क्योंकि ये हमारी डॉटेड में आनी थी तो ये हमारा डॉटेड में ही रहेगा, लेकिन ये हमारे सॉलिड में आना था। तो इस चीज को मैं सिलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टीज में सॉलिड कर लेता हूँ। अब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आई है क्योंकि हमने यहाँ से ही जो स्टेयर केस को डॉटेड करना स्टार्ट किया था, तो ये जो लाइन है ये भी हमारी डॉटेड आनी चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे और फिलेट कमांड से इसको हम और फिर इसमें हम एक कमांड यूज करेंगे एक्सटेंड कमांड। EX एंटर एक्सटेंड कमांड क्या करता है कि किसी भी एक लाइन को आगे एक्सटेंड करता है दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर इस EX एंटर करके मैं पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ कि कहाँ तक मुझे लाइन एक्सटेंड करनी है और फिर उसके बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट एंटर करने के बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे मुझे एक्सटेंड करनी जो मुझे एक्सटेंड करना है, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। इसको यूज करने का एक तरीका और है कि आप EX डबल एंटर करते हैं तो आप किसी भी एज पे अगर आप डालेंगे, आप किसी भी एज पे जाएंगे तो आप किसी भी एज पे जाएंगे तो जिस भी आप एज की एंड पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे वो एक्सटेंड हो जाएगी उसके नेक्स्ट इंटरसेक्शन तक, कि जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वहां तक। तो मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब ये लाइन मेरी अलग एंटिटी है और ये लाइन मेरी अलग एंटिटी है, तो मैं इस लाइन से इस लाइन को मैच प्रॉपर्टीज करके इस पूरी डॉटेड को इस पूरी स्टेयर केस को डॉटेड में कर देता हूँ इस लाइन से, ताकि पता चल जाए कि ये मेरा जो है यहाँ से स्टेयरकेस कट के ऊपर जा चुका है और ये मेरे को एलिवेशन में नीचे स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक आता है एनोटेशन कि हम इसमें एनोटेट कैसे करेंगे कि ये स्टेयरकेस कहाँ से कहाँ जा रही है। तो उसके लिए हम डाउन और अप एरो शो करते हैं। एरो शो करने के लिए सिंपल आप एक लाइन बना लीजिए। मैं इसके सेंटर से एक और लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ से भी मैं एक लाइन यहाँ पे डाल के इसको फिलेट कर लेता हूँ। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा और इस लाइन को थोड़ा सा पहले ख़त्म करके
यहाँ पे एक एरो हम बना देंगे, जो कि हमारे डायरेक्शन शो करेगा कि हमारा स्टेयरकेस जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन जो है वो स्टेयरकेस का यहाँ से चढ़ता है और यहाँ पे आके खत्म होता है। तो इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हमें मिल जाता है। एक और चीज आप नोट करेंगे कि जो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम स्टेयर केस को स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, तो हम जो पहला राइजर होता है उधर हम एक मार्किंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारा पहला राइजर है। तो हम एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे इस लाइन के साथ में मार्क कर देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा पहला राइजर है। और इसके बाद में हम सारे के सारे राइजर्स को अलग अलग नंबर भी कर सकते हैं और यहाँ से हमारा राइजर स्टार्ट हो रहा है। अब क्योंकि ये जो मेरा एरो है ये मेरा स्टेयर केस के लिए यूज किया है, तो मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस में इसको जो है वो स्टेयर केस की लेयर में ही डाल देता हूँ। और ताकि जब भी मैं कोई और अदर लेयर हाइड भी करता हूँ, या मैं अगर अपने टेक्स्ट की लेयर भी हाइड करता हूँ, तो मेरे पास में ये जो अनोटेशन है वो हमेशा स्टेयर के साथ में रहे। तो ले ऑफ को यूज करने के लिए आप ले ऑफ कमांड डालेंगे, एंटर करेंगे, और जिस भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसकी वो लेयर टेम्परेली आपको हाइड हो जाएगी, आपको दिखेगी नहीं। तो जैसे कि मैं आप देखेंगे मैं जिस जिस लेयर पे डालूंगा उस इस लेयर पे वो सब लेयर हाइड हो जाएंगी, वो हमें नहीं दिखेंगी। अगर आपको वापस वो लेयर सब चाहिए तो ले ऑन करके आप कमांड डालेंगे और एंटर करेंगे, तो वापस सारी आपकी जितनी भी लेयर्स हैं वो सब वापस आ जाएंगी, आपकी सब वापस ऑन हो जाएंगी। तो इसमें अभी मैं जितनी भी लेयर्स जो मुझे नहीं चाहिए मैं उनको ऑफ कर देता हूँ। अब मेरे पास में एक बेसिक यहाँ पे प्लान आ गया है, और मुझे अब डिसाइड करना है कि मुझे सेक्शन लाइन कहाँ से लेना है, इसका सेक्शन कहाँ से काटना है। तो मैं इसका सेक्शन जो है वो मैं इधर से लूंगा। और सेक्शन लाइन बनाने के बाद में जब सेक्शन आप काटते हैं तो उसका एक व्यू होता है कि आप वो सेक्शन किस साइड और देख के काट रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें सेक्शन मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ, मैं इस लाइन से काटने के बाद में मैं सेक्शन को इधर विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से सेक्शन काटा है और मुझे यहाँ देखना है, तो मैं इस लाइन को यहाँ कर दूंगा। और अगर मुझे वो सेक्शन इधर नहीं इधर देखना है तो मैं इस लाइन को यहाँ कर दूंगा। ये एनोटेशन का एक छोटा सा पार्ट है जो कि सेक्शन लाइन के साथ ही आता है। इसमें आप जिस भी साइड में आप एक एक्सटेंड लाइन बना देते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप सेक्शन यहाँ से काटने के बाद में उस सेक्शन को इस ओर से विजुअलाइज कर रहे हो। तो आप जब सेक्शन काटेंगे तो आपको ये वाला जो हिस्सा है वो आपको दिखाई देगा। अब स्टेयर केस सेक्शन काटने के लिए मैं इस स्टेयर केस को अलग से कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्रीज पे। रोटेट करने के लिए आपको आर ओ एंटर करना है, और जिस भी डायरेक्शन में आप रोटेट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करें तो रोटेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको रोटेट करके एक पार्ट प्लान में इसका यहाँ पे लेके आ गया हूँ, ताकि मैं इसको अच्छे से इसका सेक्शन विजुलाइज कर पाऊँ। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने ये लाइंस ली थी, हम इन लाइंस को इसके साथ में नीचे मूव कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे दो अलग अलग लेवल्स हैं। हमारे ये नीचे वाली लैंडिंग का और एक ऊपर वाली लैंडिंग का जो लेवल है वो हमारे ये दोनों है, जो कि 10.5 फीट है। और हमने यहाँ पे क्योंकि इस 10.5 फीट को हमने 19 टाइम्स डिवाइड भी कर रखा है, तो हमारे पास में राइजर की कैलकुलेशन भी यहाँ पे है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो एक्सएल कमांड हमने यूज की थी पहले लाइंस को बनाने के लिए, एक्सटेंडेड लाइंस को बनाने के लिए, हम वो यहाँ पे यूज करेंगे। और जितनी भी राइजर है हम उसके प्रोजेक्शंस ले लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंडेड लाइंस आपको नीचे प्रोजेक्शन शो कर देती है। तो ऑफसेट कमांड से राइजर बनाने के लिए पहले मैं ओ एंटर करूंगा। अब ये मुझसे ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस वेरीफाई करने के लिए पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो कि मेरा राइजर का डिस्टेंस है मेरे को वो मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पे चूज कर लूंगा। ऑफसेट कमांड में एक अच्छी बात और भी है कि जैसे ही आप एक बार क्लिक करके दूसरी जगह पे छोड़ते हैं तो आपको ये सिर्फ एक ऑफसेट देगा,
फिर वापस आपको इसको क्लिक करके फिर वापस आपको एक और ऑफसेट लेने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक बार क्लिक करने के बाद में आप नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ है। तो अगर मैं M एंटर कर देता हूँ तो मेरे को बार बार वो क्लिक नहीं करना पड़ेगा, मेरे को बस क्लिक करते जाना है उस डायरेक्शन में और मेरे को उतने ही मल्टीपल ऑफसेट्स मिलते चले जाएंगे सेम डिस्टेंस के जो मुझे चाहिए। जैसे ही मेरे को जहाँ पे जितने जैसे ही मेरे ऑफसेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मैं एस्केप एंटर करके कमांड से बाहर आ सकता हूँ। अब इसमें जो मेरे को अब इसमें आप देखेंगे कि एक ग्रिड बन गई है। अब ग्रिड में मेरे को स्टेयर्स चलानी है। तो स्टेयर्स चलाने के लिए जो मेरे को बेस्ट प्रैक्टिस लगती है, मैं PL कमांड यूज करता हूँ, पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन कमांड से क्या होता है कि जितनी भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो सब एक ही लाइन में मेरी हमेशा ज्वाइंट रहती है। तो मैं इसको इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये मेरा पहला राइजर है। उसके बाद में मेरा ये पहला ट्रेड आ गया, फिर राइजर, फिर ट्रेड, फिर राइजर, फिर ट्रेड। ऐसे करके मैं पूरा इसका ऐसे करके मैं इसके जितने भी राइजर्स और ट्रेड्स हैं वो मैं बना लूंगा। अब मेरा यहाँ पे आने के बाद में मेरे को एक राइजर और मिलता है और उसके बाद में मेरी ये लैंडिंग है। तो मैं लैंडिंग के लिए थोड़ा सा आगे तक छोड़ दूंगा। अब जैसे कि आप देखेंगे मैंने क्योंकि पॉली लाइन बनाया था, तो मैं इसे जब सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को ये पूरी लाइंस एक साथ दिखाई देंगी। इस पॉइंट पे मैं जो मेरी पुरानी इस पॉइंट पे मैं जितनी भी मेरी एक्सेल कमांड से जो मैं इस पॉइंट पे मैं जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। और आप देखेंगे कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोफाइल बच गई है, जो मेरी शेयर की प्रोफाइल आएगी। अब क्योंकि ये स्टेयर की प्रोफाइल है, इसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे दो स्टेयर्स जो है वो सामने से दिख रही है। क्योंकि अब ये एलिवेशन में दिखेंगी, ये दोनों राइजर हैं, ये मेरे को एलिवेशन में दिखेंगे। तो जो मेरा ऑफसेट है वो मुझे यहाँ पे सिर्फ दो लाइंस दिखाई देंगी उस वो दोनों राइजर की। उसके लिए मैं फिर यहाँ पे वापस ऑफसेट लेके वो दो लाइंस क्रिएट कर लूंगा। अब ये जो दो लाइंस है मेरी, ये जो है वो मेरी सिर्फ इस लाइन तक ही है, क्योंकि ये जो है वापस मेरा ये दूसरे फ्लाइट का पहला स्टेप है, पहला राइजर है। तो उसको मैं यहाँ तक ही रखूंगा। TR एंटर ट्रिम कमांड से मैं इसको ट्रिम करके इन दो लाइंस को अपने पास में रख लूंगा। अब यहाँ से आप दो चीजें कर सकते हैं कि वापस आप या तो ऑफसेट कमांड लेके सारे ऑफसेट्स बना के आप वापस PL कमांड से इसको ट्रेस कर सकते हैं। या फिर एक स्मार्ट वर्क ये भी कर सकते हैं कि आप जो नीचे आपने बनाया था, क्योंकि उसका राइजर और ट्रेड दोनों सेम है, तो आप उसी को सिलेक्ट करके इसको मिरर कर देंगे MI कमांड मिरर से, और इसकी सेंटर लाइन से आप इसको मिरर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे भी एक राइजर उतना ही मिल गया है। और एक जो आपकी जो लाइन एक्स्ट्रा थी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये भी एक पॉलीलाइन मिरर होके यहाँ मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेरी यहाँ पे आने के बाद में अब यहाँ आप देखेंगे कि मेरा जो राइजर है वो यहीं पे ही मेरा एंड हो गया है, पर मेरी जो लैंडिंग है वो ऊपर है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो आप एक्स्ट्रा एक राइजर देख रहे हैं, ये हमारा इस जगह पे एलिवेशन में नहीं, ये हमारा इस जगह पे एलिवेशन में फ्रंट से दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एलिवेशन में राइजर बनाया था, हम उस राइजर को यहाँ पे बना लेंगे। और अब हम अगर ये सब लाइंस को एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करते हैं तो हमारे पास में जो हमारी स्टेयर केस की प्रोफाइल है वो हमें मिल जाती है। अब स्टेयर केस की प्रोफाइल में जो अब स्टेयर केस का जो थिकनेस होती है, जो जनरली कंस्ट्रक्शन में हम लेते हैं, वो होती है 5 इंच या 6 इंच। 5 इंच जो होती है वो इसकी स्लैब की थिकनेस होती है, उसके ऊपर जो हम स्टेप्स बनाते हैं वो अलग से उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर मैं इसमें एक लाइन ऐसे अगर मैं इसमें एक इंक्लाइन लाइन डालता हूँ, तो इस इंक्लाइन लाइन से मैं अगर 5 इंच का ऑफसेट लेता हूँ तो ये मेरे जो है वो स्लैब आ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि या तो हम एक अब ये जो हमने लाइन बनाई है, ये लाइन जो है इसको सॉफिट कहते हैं।
सॉफिट जो है वो हमारा स्टेयर केस का जो नीचे वाला पार्ट है जो स्लांट में चलता है, वो पार्ट होता है। इसके तरीके हो सकते हैं बनाने के। इसके दो तरीके हो सकते हैं बनाने के, या तो मैं इसको स्ट्रेट सॉफिट ले लूं और जो कि प्लेन होगा, इसमें कोई भी एंडुलेशन नहीं होगा, या फिर मैं इसको एज अ फोल्डेड स्लैब कंस्ट्रक्शन की तरह यूज करूं, जैसे मैंने आपको कंक्रीट वाला कास्ट इन प्लेस का बताया था एग्जांपल। तो अगर मैं फोल्डेड वाला कंस्ट्रक्शन का करता हूँ तो मैं इसमें 5 इंच का ऑफसेट करूंगा पी लाइन पे, तो मेरे को ये पूरी फोल्डेड स्लैब कंस्ट्रक्शन में मेरे को मिल जाती है स्टेयरकेस। और अगर मैं इसमें सिंपल सॉफिट वाला अगर मैं बनाता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है इंडिया में, तो मैं इसको एक लाइन इंक्लाइन लेके उसको 5 इंच के ऑफसेट से ले लूंगा, और यहाँ पे मैं उसको एक्सटेंड कमांड से यूज करके उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे एंड कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा राइजर था, ये हमारा लैंडिंग है। अब देखेंगे कि ये जो हमारा लैंडिंग है, ये हमारी पूरी ऊपर वाली लैंडिंग नहीं है जो फ्लोर की लेवल पे है। फ्लोर लेवल हमारा यहाँ पर है, ये हमारा नीचे वाली लैंडिंग है। क्योंकि इसकी भी कुछ थिकनेस होगी, तो इसको भी हम 5 इंच की थिकनेस लेके हम फिलेट कमांड से इसको बंद कर लेंगे। अब आप देखेंगे सेक्शन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मेरी ये वॉल है। वॉल के लिए मैंने ऊपर से प्रोजेक्शन ले लिया है, और यही प्रोजेक्शन मैं एक और यहाँ पे लेके ये वॉल मेरी क्रिएट कर लूंगा। फिर मैं इसको ट्रिम करके, क्योंकि मेरा वॉल जो है वो इस लेवल तक ही है, उसके बाद मैं इसे यहाँ से और यहाँ से ट्रिम करके सिर्फ ये वॉल की लेयर में इसे डाल दूंगा। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसे वॉल की लेयर में डाल दिया है, क्योंकि ये जो मेरा है ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का लेवल है। इसके बाद में जो हमारा स्टेप है वो यहाँ से हम कंटिन्यू करके इसको बना सकते हैं। अब मेरे दूसरी साइड में है, यहाँ पे मेरा लैंडिंग आ रही है, और लैंडिंग के ऊपर मेरी ये विंडो है जो कि बाहर की साइड में है। तो मैं यहाँ पे भी वॉल ले लूंगा, और ये वॉल जो है वो मेरी इसी लेवल तक, जो मेरे फ्लोर लेवल है उस लेवल तक ही चलेगी। तो मैं इसको यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा। मेरी ये जो लैंडिंग है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप स्टेयरकेस बनाते हैं तो स्टेयरकेस का जो लैंडिंग है वो यहाँ पे आके एक बीम पे टिकती है। हम इस यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो लैंडिंग है वो जो स्टेयरकेस की लैंडिंग है वो उस पे आके टिक सके। तो यहाँ पे हम एक बीम बना देंगे रेक्टेंगल को करके, और बाकी की जो लाइंस हैं हम वो डिलीट कर देंगे। और मैं इसमें मैच प्रॉपर्टीज से इसको भी वॉल में कर दूंगा। तो ये जो मेरा है ये मेरी बीम आ गई है, और बाकी मेरे जो है वो स्टेयरकेस बन गई है। अब ये जो आप देखेंगे कि ये हमने एक स्टेयरकेस का बेसिक सेक्शन बना लिया है। बेसिक सेक्शन बनाने के बाद में इसको अपनी अपनी लेयर में डालना, और क्योंकि आपको पहले सिखा चुके हैं कि आप इनको अपनी अपनी लेयर में डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको एलिवेशन की लेयर में डालेंगे, इनकी लेयरिंग करेंगे, तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जो सेक्शन विजुलाइज किया, आपने जो सेक्शन काटा वो ये स्टेयर्स कटी, और बाकी जो है वो एलिवेशन में आपको सामने दिखाई दे रही है, जो कट नहीं रही है, क्योंकि हमारी एलिवेशन लाइन यहाँ पर है। इसी को हम आगे और फर्दर डिटेल आउट करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे पूरा सेक्शन जो है वो डिटेल आउट कर लिया है। इसमें आप देखेंगे कि मैंने जहां जहां मुझे बीम देनी थी मैंने वहां वहां बीम देके, और जितनी भी वॉल्स है उन वॉल्स को भी मैंने बना लिया है। इसमें डायमेंशनिंग भी कर ली है, और हमारे यहाँ पे मार्किंग भी कर दी है कि कहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल का आ रहा है और कहाँ हमारा फर्स्ट फ्लोर लेवल आ रहा है। सेम ऐसे ही मैंने आगे के 2 फ्लोर्स का भी बना लिया है। तो आप भी जो आपने प्लान बनाया हो उसके स्टेयरकेस का एक बार सेक्शन काट के प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ अच्छी कमांड सीखी होंगी, आज कुछ नया सीखा। आज आपने सेक्शन कैसे काटते हैं स्टेयरकेस का, आप स्टेयरकेस को कैसे डिजाइन करते हैं, उसके क्या की पॉइंट्स होते हैं, आपने वो सब देखे। बाकी मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप जितना चाहें उतना आप उसको प्रैक्टिस करें, आप रेफरेंसेस देखें, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखें, और उनको अपनी हैबिट में लेके आएँ, उनको अपने प्रैक्टिस में लेके आएँ। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी आपको कमांड समझ में नहीं आई है,
या कोई भी आपको कमांड अच्छी लगी हो, आप प्लीज कमेंट करके उसमें मेंशन कीजिए। उसमें हमें बताइए कि आपको क्या चीज इसमें अच्छी लगी और क्या चीज आपको इसमें डाउट है, हम वो सारे इसमें कमेंट सेक्शन में ही आपको क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।